हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कवर करेंगे बीएसटी क्लास 12th का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन विथ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो ये एक कुछ जनरल गाइडलाइंस है जो मैनेजर्स को गाइड करते हैं इन देयर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई टफ सिचुएशन आती है तो मैनेजर्स को कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है या क्या डिसीजन लेना है, ये उनको गाइड करेंगी। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स का वो सेट होते हैं जो मैनेजर्स को गाइड करता है। और प्रिंसिपल क्या होता है? ये एक फंडामेंटल ट्रुथ है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। फंडामेंटल ट्रुथ का मतलब क्या होता है? जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, तो काम को बांटने से काम आसान होता ही है। जब आप एक काम को बार बार परफॉर्म करेंगे तो आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो ही जाएंगे। तो ऐसे कोई फंडामेंटल ट्रुथ जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, जिसे आप नकार नहीं सकते, वो और ये जो प्रिंसिपल्स होंगे वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होंगे। तो ये जो ट्रुथ है ये रातों रात नहीं बने हैं, ये डीपर स्टडीज के बाद बने हैं। तो सारे फंडामेंटल ट्रुथ जिसे आप नकार नहीं सकते और जिसे बनाने के लिए डीप स्टडी की गई है, ये सारे क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल्स। और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स उन प्रिंसिपल्स का एक छोटा सा सब पार्ट होते हैं जो कि मैनेजर्स के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। अब हर एक स्टडीज के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे हमारे मैनेजमेंट के हैं वैसे प्योर साइंस के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, बट हमारे प्रिंसिपल्स उनके प्रिंसिपल्स से डिफरेंट है। तो हमारे प्रिंसिपल्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, हम इसमें अपनी मर्जी से कुछ चेंजेस कर सकते हैं, पर वो रिजिड होते हैं। हमारे प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में हम क्रिएटिविटी अप्लाई कर सकते हैं, बट प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स को एज इट इज फॉलो करना होता है। तो जैसे अगर हमारे यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल है, तो हो सकता है कि हम कुछ कामों को डिवाइड कर दें और कुछ कामों को डिवाइड ना करें, तो ये हमारी क्रिएटिविटी पर बेस्ड है। पर प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स को एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि अगर दो केमिकल्स को ही मिक्स करना होता है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेने के लिए, तो आप इसमें अपनी मर्जी से कोई तीसरा केमिकल मिक्स नहीं कर सकते हो। तो इसको आपको एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा जैसा बोला गया है। ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, तो जब वक्त बदलता है, जब जगह बदलती है, तो ये भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स वैसे ही रहते हैं। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हैं। तो जो सॉल्यूशन इंडिया में बन रहा है, उन दो केमिकल्स को अगर आप मिक्स करेंगे रशिया में या फिर यूएसए में, चाइना में, तो आपको सेम सॉल्यूशन ही मिलेगा और इवन ये टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होते। फिर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में क्या फ़र्क है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जनरली गाइडलाइंस होते हैं आपके एक्शन के लिए, लेकिन उस गाइडलाइन को कैसे फॉलो करना है, क्या मेथड्स होंगे, क्या प्रोसीजर होंगे, कौन से स्टेप्स आप उनको फॉलो करेंगे एज इट इज़, वो आपकी टेक्निक्स बताती है। ठीक है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, पर ये जो टेक्निक्स है वो थोड़ी सी कम फ्लेक्सिबल होती है। तो किसी भी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है ये आपको बताएगा प्रिंसिपल, पर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कौन से प्रोसीजर फॉलो करोगे, क्या स्टेप्स रहेंगे, वो आपको बताएगी उसकी टेक्निक। टेक्निक जल्दी चेंज नहीं होती है, ये कम फ्लेक्सिबल है, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फिर हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और वैल्यूज में क्या फ़र्क होता है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी गाइड करते हैं, लेकिन वो किसको गाइड करेंगे? मैनेजरियल स्टाफ को। तो ये मैनेजर्स को गाइड करते हैं, जबकि वैल्यूज हमारे इंडिविजुअल एक्शंस को या ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करती है। तो वैल्यूज मतलब क्या हो जाएगा? ट्रस्ट, ऑनेस्टी, कंपैशन, इंटीग्रिटी। तो ये सारी क्या है? हमारी वैल्यूज है जो हमारे बिहेवियर को गाइड करती हैं। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मैनेजर को गाइड करेंगे। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो टेक्निकल है नेचर में, है ना, और ये जो है वो आपकी एथिकल है, मोरल है। मत ठीक है, तो आप काइंड है या नहीं, आपके अंदर कंपैशन है या नहीं, आपकी मोरालिटी दिखाते हैं, आपकी एथिक्स दिखाते हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल्स आपके टेक्निकल हैं। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के फीचर्स क्या होते हैं। तो पहला फीचर है कि ये यूनिवर्सल यूनिवर्सल एप्लीकेशन है इसकी, या परवेसिव है। ये कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ही अप्लाई होंगे। तो ये आपकी हर जगह पर, इवन आपके स्कूल्स में या हॉस्पिटल्स में, रेलवेज में, इवन आपके घरों में भी अप्लाई होते हैं। तो आपका बिजनेस चाहे कितना ही बड़ा हो, छोटा हो, या फिर वो बिजनेस है या फिर नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ है, हर जगह पर ये अप्लाई होता है। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क आपके स्कूल में भी होता है, जैसे पढ़ाने का स्टाफ अलग है, या फिर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स या वाइस प्रिंसिपल्स ये सब अलग हैं। तो हर एक काम को डिवाइड किया गया है। वैसे ही आपके रेलवेज में डिवीजन ऑफ वर्क देखने के लिए मिलता है, बैंक्स में होता है, इवन आपके घरों में भी आपको काम डिवाइड करना देख सकते हो आप।
फिर है आपके जनरल गाइडलाइंस। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिर्फ जनरल गाइडलाइंस होते हैं, ये किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते हैं। तो ये सिर्फ आपके मैनेजर्स को गाइड ही कर सकते हैं, कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देंगे। तो जैसे आपका प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ये बताता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत फ्रीक्वेंटली निकालना नहीं है या फिर उनका ट्रांसफ़र नहीं करना है। लेकिन एग्ज़ैक्टली कितने टाइम के बाद, कितने महीनों बाद उन्हें निकालना चाहिए या फिर ट्रांसफ़र करना चाहिए, ऐसा कोई रेडीमेड सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं दिया है। फिर आपका आता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो जो मैनेजमेंट या के प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही बनाए गए हैं, ये रातों-रात नहीं बनाए गए थे। तो जैसे आपका डिवीज़न ऑफ वर्क है, तो डिवीज़न ऑफ वर्क को पहले एक ऑर्गेनाइज़ेशन में अप्लाई किया गया। तो जब हमने देखा काम को डिवाइड करने से काम जल्दी हो गया, एफिशिएंटली हो गया या फिर स्पेशलाइज़ेशन आ गई, तो हमने क्या किया उसे फिर और भी कई सारी ऑर्गेनाइज़ेशन में अप्लाई करके देखा। और जब बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशन में अप्लाई करने के बाद सब में ही कुछ डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल रहे हैं या सिमिलर रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उसे एज़ अ प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लेंगे। तो जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिस के थ्रू बनाए जाते हैं। फिर है ये फ्लेक्सिबल। तो ये स्टिफ नहीं रहते, आप इसको कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। तो जैसे आपने देखा कि कुछ कामों को डिसाइड कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन कि ये काम डिवाइड होंगे और कुछ काम को सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स अपने तक ही रखेंगे और इसे डिवाइड नहीं करेंगे। फिर है आपकी ये मेनली बिहेवियरल, तो आपकी ये बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है। तो जैसे आपका हो गया एस्पिरिट द कॉर्प्स, तो एस्पिरिट द कॉर्प्स क्या कहता है कि आपको आई को रिप्लेस करना है विथ वी। तो ऑर्गेनाइजेशन में मैं या मैंने किया, मेरी सक्सेस ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। तो सक्सेस हुई है तो भी हमारी सक्सेस है और फेलियर हुआ है तो भी हमारा फेलियर है। तो ऐसा टीम स्पिरिट प्रमोट करना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके बिहेवियर को गाइड कर रहे हैं। वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि आप कमिटमेंट्स को फॉलो करना चाहिए। तो अगर एम्प्लॉय ने कहा है कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, कुछ कमिट किया है, तो उन्हें वो कमिटमेंट फॉलो करनी चाहिए। तो ये क्या है, आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं। और जिससे क्या होगा, जब आप अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं तो ये आपके सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फिर है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। तो सारे प्रिंसिपल्स को बनाने के पीछे कोई ना कोई कॉज रहा है और जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो उसका कुछ इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। मतलब वो यूजलेस नहीं है, उसके पीछे कोई कॉज भी था और उसको इम्प्लीमेंट करके आपको कुछ इफेक्ट भी मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव को अप्लाई करने का पीछे कॉज़ क्या हो सकता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं या उन्हें बिलॉन्गिंगनेस की फीलिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनिशिएटिव के प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे ताकि हम उनसे भी कुछ सजेशन लेना शुरू कर दें। जब उनसे हम सजेशन लेके कोई डिसीजन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सारा स्टाफ भी मोटिवेटेड रहेगा और इससे चांसेस है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो बेटर होगा। तो जब एक इंसान अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन लेता है तो हो सकता है कि उसमें कुछ कमियाँ हो, लेकिन सबकी सुनने के बाद, सबके सजेशन लेने के बाद जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि वो डिसीजन बेटर होगा। तो इसको अप्लाई करने के पीछे कोई रीज़न था उनका डीमोटिवेशन, और अप्लाई करने के बाद इफ़ेक्ट आया उनका मोटिवेशन एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। तो और लेकिन हालाँकि ये जो इफ़ेक्ट है ये आप एग्ज़िटेस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन्स पर अप्लाई किए जाते हैं और ह्यूमन्स अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ेशन में अलग-अलग ह्यूमन्स अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। तो आपको सारे हर बार जो इफ़ेक्ट है वो सेम नहीं मिलेगा, बट मोर और लेस आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। फिर है आपका कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है कि ये प्रिंसिपल्स जो है वो सिचुएशन पर बेस्ड होते हैं। तो अलग-अलग जब ऑर्गेनाइज़ेशन की सिचुएशंस अलग होती हैं, तो आपको इन प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो जैसे आपने देखा एस्पिरेट द कॉर्प्स, ये क्या प्रमोट करता है, टीम स्पिरिट को, कि आई नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए। पर ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन जहाँ पर ज़्यादा ग्रुप है ही नहीं, टीम ही नहीं है, जहाँ पे एक ही इंसान है जो काम कर रहा है, तो वहाँ पर आप ये एस्पिरेट द कॉर्प्स को अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना? तो वो ये नहीं बोल सकता कि मेरी सक्सेस नहीं है, हमारी है, क्योंकि वहाँ पे हम हैं ही नहीं, वहाँ पे टीम ही नहीं है। तो ऐसी सारी कंडीशंस में डिपेंड करेगा कि कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करना। ओके? तो चलिए कुछ पहले रिवाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा, एक सेकंड। तो यहाँ पर हमने पहले देखा कि ये परवेसिव होते हैं। परवेसिव मतलब हर जगह पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ये कॉज़ एंड इफ़ेक्ट पर बेस्ड होते हैं, तो किसी भी
प्रिंसिपल को लगाने के पीछे कोई कॉज होना चाहिए और उसे लगाने के बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको कुछ डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने चाहिए, तभी आप उसे अप्लाई करेंगे, वरना नहीं। इसके बाद ये फ्लेक्सिबल है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी प्रिंसिपल को एज़ इट इज़ फॉलो करो, आप इसमें अपनी मर्ज़ी के कुछ चेंजेस कर सकते हो। फिर है कंटिंजेंट। तो कंटिंजेंट का मतलब करता होता है कि ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर टीम ही नहीं है तो आप वहाँ पर स्प्लिट द कॉप्स अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर आपका आ जाएगा प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो आपका प्रिंसिपल है वो आपने बार-बार प्रैक्टिस की होगी, एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, तभी वो प्रिंसिपल्स बनते हैं, वो रातों-रात प्रिंसिपल नहीं बन जाते हैं। फिर है ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है, ये किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देते हैं। ओके? तो परवेसिव है, कॉज एंड इफेक्ट पर बेस्ड है, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट करके बनाए जाते हैं, फ्लेक्सिबल है, कंटिंजेंट है और जनरल गाइडलाइंस है। चलिए, तो अब हम ये देखेंगे कि फेयोल के क्या प्रिंसिपल्स है या फिर फेयोल का कंट्रीब्यूशन क्या है, फेयोल का बैकग्राउंड क्या है, बर्थ कब हुआ था। तो फेयोल आपके एक स्कॉलर हैं जो कि फ्रांस से हैं। उनका बर्थ हुआ था 1841 में और उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी 1860 में। उनकी जो डिग्री थी वो माइनिंग इंजीनियरिंग के बारे में थी और वो एक माइनिंग कंपनी में काम किया करते थे, जहां पर उन्हें 1888 में प्रमोट करके मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया था। तो 1841 में उनका बर्थ हुआ था, 1860 में माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी और 1888 में उन्हें प्रमोट करके फिर एक मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया था। अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएंगे? तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, एक तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए, ठीक है, तो मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए। दूसरा इनका कंट्रीब्यूशन था जो आपके फंक्शंस है मैनेजमेंट की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो इसका इन्होंने सीक्वेंस बताया था या इन फंक्शंस को उन्होंने हमें बताया था। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स। तो मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स के फादर कहा गया है स्पेयोल को। फंक्शंस बताए हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और 14 प्रिंसिपल्स भी इन्होंने ही डेवलप किए हैं। ओके, तो हमें देखते हैं 1841 में इनका बर्थ हुआ था, 1860 में इन्होंने अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट की, इसके बाद 1888 में इन्हें प्रमोट किया गया था। इसके अलावा ये इनके कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएंगे, एक दो इन्हें फादर कहा जाता है मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स के बारे में। इसके अलावा इन्होंने डिस्टिंग्विश किया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बताया है कि किस तरह से टेक्निकल स्किल्स अलग हैं। तो साइंस में, टेक्नोलॉजी में जो स्किल्स चाहिए होती है वो बिल्कुल ही अलग है और मैनेजमेंट की स्किल्स अलग होती है। फिर इन्होंने बताया है कि आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, इसकी क्या प्रोसेस है और इसके अलावा इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं मैनेजमेंट के। चलिए, तो अब हम एक एक करके प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि फ्योल ने कौन से 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है। तो सबसे पहला इनका प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। तो आपके फ्योल के अकॉर्डिंग हर काम को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फ्योल कहते हैं कि डिवाइड द होल वर्क इनटू स्मॉल स्मॉल टास्क एंड असाइन अ पर्टिकुलर टास्क टू एन इंडिविजुअल, दैट टू अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। तो आपको किसी भी इंडिविजुअल को पूरा काम सौंपने की जगह आप उस काम के छोटे छोटे टुकड़े कर दें, मतलब आप उनको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सिर्फ आप एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए दो और वो भी उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब इससे होगा क्या कि जब एक इंडिविजुअल उसी टास्क को बार बार परफॉर्म करेगा तो इससे उसको स्पेशलाइजेशन मिलेगी, वो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और साथ ही में जब वो बार बार उस काम को परफॉर्म करेगा तो उस काम में एफिशिएंट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम होगा। ओके, तो जब आप एक काम को बार बार परफॉर्म करते हो तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज नहीं होता है। तो वो यही कहते हैं कि हर काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और हर एक काम को, मतलब एक ही इंडिविजुअल को करने के लिए दीजिए। फिर है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर्स। तो अथॉरिटी का मतलब आपका होता है डिसीजन मेकिंग पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब। तो अथॉरिटी में आपके पास हक है कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके पास ऑब्लिगेशन है कि आपको दिया हुआ काम आप कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो आपका ये प्रिंसिपल कहता है कि जितनी आपके पास अथॉरिटी है उतनी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए या वाइस वर्सा।
तो आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में मैच करनी चाहिए। अगर आपकी अथॉरिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, मतलब आपके पास पावर्स ज़्यादा है पर आपके पास काम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस पावर्स का मिसयूज करेंगे। और अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है पर आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है, तो आप कभी काम को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर आपको किसी आपके बॉस ने सिर्फ काम ही सौंपे हुए हैं कि आपको ये क्या करना है, पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट कर तैयार करके रखना है, लेकिन उस प्रोडक्शन को करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स आपको चाहिए वो परचेज करने की पावर्स अगर आपके पास नहीं है, तो आप उस काम को कभी टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि आपको सब कुछ आप ही को डिसाइड करना है कि आपकी कब आपको मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, टारगेट क्या होगा, कैसा प्रोडक्शन करना है, प्राइसेस क्या डिसाइड करनी है, सब आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, पर आपके पास काम कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपना हुक्म चलाएंगे या फिर अपनी पावर्स का मिसयूज करेंगे। तो इसकी वजह से फ्योल ने बोला है कि अथॉरिटी शुड बी मैच्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, फिर आपका आएगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आपकी कुछ 5 चीजें आती हैं। सबसे पहले आपका जो सुपीरियर है वो सुपीरियर सही होना चाहिए। एक तो सुपीरियर्स ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो करेक्ट होने चाहिए। सबका एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि उन्हें किस तरीके से काम करना है। जो भी कमिटमेंट्स हैं, जो भी सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट से किए हैं या सबऑर्डिनेट ने अपने सुपीरियर से किए हैं, उनको वो सारी कमिटमेंट्स फुलफिल करने चाहिए। और उनके बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट्स होने चाहिए। और अगर वो कोई भी कमिटमेंट पूरी नहीं करती है तो हमें पेनल्टीज लगानी चाहिए। ठीक है, तो आपकी पेनल्टीज जो भी लगाई गई है वो आपको पूरी भी करनी है। तो ये आपकी जो डिसिप्लिन का प्रिंसिपल है वो 5 चीजें एश्योर करता है। सबसे पहले वो बोलता है कि सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए। उसके बाद हर एक इंसान का कोड ऑफ कंडक्ट सही होना चाहिए। फिर हर एक इंसान को अपने कमिटमेंट्स फॉलो करने चाहिए। इनके बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। और जब भी कोई एग्रीमेंट ब्रीच होता है तो आपको क्या करना है, पेनल्टी लगानी है। ओके, तो ये इंश्योर करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रहेगा। अब इसमें जब भी केस स्टडी बनती है तो जनरली आपका कमिटमेंट वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है। तो अगर आप कमिटमेंट दिखाई जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन। फिर है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड में वो बोलते हैं कि देयर मस्ट बी वन बॉस ओवर द एम्प्लॉइज। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बॉसेस होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल को ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल कंफ्यूज हो जाएगा कि उन्हें किसकी बॉस की सुननी है। अब मान लीजिए अगर वो इस बॉस की सुन रहे हैं तो बाकी सारे 2 बॉसेस का क्या हो जाएगा, ईगो क्लैशेस हो जाएंगे। तो उनको उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिर सजेस्ट करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर मस्ट बी वन बॉस ओवर द एम्प्लॉयज। तो जो एम्प्लॉय को डिसीजन या ऑर्डर्स दे रहा है वो बॉस एक ही होना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट है उसके माइंड में क्लैरिटी रहे कि क्या काम करना है। और इवन अगर ये काम कंप्लीट नहीं कर पाता है तो इसे पता होना चाहिए कि ये कौन से वाले बॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, यहाँ पर एक तो ये क्लैरिटी रहती है और ऊपर से यहाँ पे ईगो क्लैशेस भी नहीं होते हैं। ओके, फिर आपका होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि वन यूनिट मीन्स वन प्लान। तो आपकी एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए जहाँ पे आपको मूव करना है। इसका मतलब क्या है, ये आपकी प्रिंसिपल कहता है कि मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो कई सारे इसके अंदर यूनिट्स हैं। अब हर एक यूनिट का एक ही प्लान बनना चाहिए, तो हर एक यूनिट का अपना अलग अलग प्लान होगा। अब इससे क्या होगा, जब एक यूनिट का अपना अपना प्लान है तो ये दूसरे यूनिट से अलग हो जाएगी, मतलब ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाएगी। साथ ही में हर एक यूनिट के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। सारे लोग काम तो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं पर ये एक दूसरे से साथ ही में कोऑर्डिनेटेड रहेंगी। और ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो ओवरलैप हो जाएगा। मतलब प्रॉपरली यहाँ पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक यूनिट का अपना अपना प्लान है, तो यहाँ पर कोई भी वर्क ओवरलैप नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक काम इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया। तो यहाँ पे सब प्रॉपर डिवीजन है और हर एक जो है वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो इससे क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर इंडिपेंडेंटली और कोऑर्डिनेटली लोग काम कर पाते हैं। तो हर एक यूनिट का एक ही प्लान होने चाहिए। सारे मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी और मेंबर्स हैं या जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सबके एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। इससे होगा क्या, इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन, ओवरलैपिंग, ये सारे वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे आपकी केस स्टडीज में आइडेंटिफाई करने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि वन बॉस ओवर द सबऑर्डिनेट।
तो सबॉर्डिनेट के एक सबॉर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए ताकि उसे पता हो कि उसे किसकी सुननी है और किसके लिए वो आंसरेबल है। पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि वन प्लान, मतलब एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए। वन यूनिट मीन्स वन प्लान, तो हर एक यूनिट का एक ही प्लान हो। यूनिटी ऑफ कमांड का मेन पर्पस ये होता है ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन हटाई जा सके। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का पर्पस होता है कि सब एम्प्लॉयज के एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में ही डायरेक्ट हो ताकि सब गोल जो है वो अचीव हो सके। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज के माइंड में क्लैरिटी हो, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि एफर्ट्स में यूनिफिकेशन हो। यूनिटी ऑफ कमांड सिस्टमैटिकली काम करने के लिए बोलती है विदाउट एनी कंफ्यूजन, केओस एक्सेट्रा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि आपकी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होना चाहिए ताकि कोऑर्डिनेटली आप काम कर सके और ओवरलैपिंग ना हो किसी काम की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर फेयोल ये कहते हैं कि यहाँ पर जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका अपना एक गोल होता है या अपना कोई इंटरेस्ट होता है, और वहाँ पे काम कर रहे इंडिविजुअल्स का अपना इंटरेस्ट होता है। तो अगर तो इन दोनों का इंटरेस्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इनके इंटरेस्ट अलग सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन दोनों के इंटरेस्ट को सेम डायरेक्शन में लाने की कोशिश करे। अगर वो सक्सेसफुल हो पाता है, दोनों के इंटरेस्ट सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है, दोनों के इंटरेस्ट सेम डायरेक्शन में नहीं आ पाते, तो इस केस में इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बात समझ में आ रही है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना इंटरेस्ट है, इसमें काम कर रहे इंडिविजुअल का अपना इंटरेस्ट है। इन दोनों के इंटरेस्ट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर ये अलग अलग डायरेक्शन में है तो मैनेजर कोशिश करेगा कि इन दोनों के इंटरेस्ट को सेम डायरेक्शन में लाया जाए। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ठीक है, अगर यहाँ पर ये सेम डायरेक्शन में नहीं आ पाता तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए या उसके इंटरेस्ट के लिए इंडिविजुअल का इंटरेस्ट सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को कंप्लीट करने के लिए रॉ मटेरियल्स का ऑर्डर देना था किसी सप्लायर को। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एम्प्लॉय है जिसके कोई रिलेटिव है जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर तो उसने अपने रिलेटिव से बात की और उनके रिलेटिव्स जो है वो मान गए हैं ऑर्डर देने के लिए, और वो भी फेयर प्राइसेस पे, सबसे मिनिमम प्राइसेस पे, तो इससे क्या होगा, उनको भी ऑर्डर मिल जाएगा, तो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट भी फुलफिल हो रहा है। और क्योंकि हमें कम प्राइसेस पे वो रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट भी फुलफिल हो रहा है। तो अगर तो दोनों के इंटरेस्ट सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं तो फिर हमें उसे अलाउ करना चाहिए कि वो अपने रिलेटिव से ऑर्डर ले ले या उन्हें ऑर्डर दे दे। या फिर अगर ऐसा नहीं हो पाता है, अगर उसका जो रिलेटिव है वो हमें या पुअर क्वालिटी का सामान दे रहा है या फिर ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर रहा है, तो इस केस में इस इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को हमें सेक्रीफाइस कर देना चाहिए फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ओके, फिर आपका आता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन हमें देना चाहिए ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। तो यहाँ पर रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी डिसाइड करने के लिए उन्हें कुछ पैरामीटर्स देखने चाहिए। सबसे पहला हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, तो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो कितना पैसा देना अफोर्ड कर सकती है, ये देखना चाहिए। दूसरा ये देखना चाहिए कि कॉम्पिटिटर कितना दे रहा है। तो अगर आप कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा ऑफर कर रहा है और आप कम ऑफर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयज़ फ्यूचर में आपकी जॉब को छोड़ के, आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर कॉम्पिटिटर के पास चला जाए। तो आपको ये भी देखना है कि कॉम्पिटिटर कितना दे रहा है। और फिर तीसरा ये कि गवर्नमेंट के क्या लॉस है, क्या गवर्नमेंट ने कुछ मिनिमम वेजेस डिसाइड किए हुए हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो आपको 3 चीज़ें तो कंपल्सरीली देखनी है कि आपकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, गवर्नमेंट ने कुछ मिनिमम लॉस डिसाइड किए हुए हैं क्या, या मिनिमम सैलरी डिसाइड की है, या फिर कॉम्पिटिटर अपने जो एम्प्लॉयज है उनको कितना दे रहा है। चौथा आपको ये भी देखना है कि आप मिनिमम उन्हें इतनी सैलरी तो दें ताकि उनका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर हो सके। तो एम्प्लॉयज को कम से कम इतना तो मिलना चाहिए ताकि वो अपना घर का गुजारा कर सके। तो इस बेसिस पर आपको रेम्यूनरेशन उनको डिसाइड करना है, फाइनेंशियल कैपेसिटी देखकर, गवर्नमेंट के लॉस देखकर और कॉम्पिटिटर्स कितनी वेजेस दे रहे हैं उसको देखकर। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर्स इन फ्यू हैंड्स, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर्स इन मल्टीपल हैंड्स या फिर मैनी हैंड्स। तो जब बहुत सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और जब ये डिसीजन लेने के राइट सिर्फ एक इंडिविजुअल के पास हो या कुछ लोगों के पास हो
तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर फ्योल कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना तो पूरा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना तो पूरा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों का मिक्स होना चाहिए। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर पूरी सेंट्रलाइज्ड है तो वो भी अच्छी बात नहीं है, और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, दोनों का मिक्स हो। तो यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या ज्यादा हो? तो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होगा तो चलेगा, पर अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें मूव करना पड़ेगा डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ट्रस्ट वर्दी हैं या फिर स्किलफुल हैं तो हम यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, या फिर वो या तो ट्रस्ट वर्दी नहीं है या तो फिर वो स्किल्ड नहीं है, तो हमें सेंट्रलाइजेशन ही करना पड़ेगा। ओके, तो दोनों का मिक्स होना चाहिए। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन चलेगा, लार्ज है तो डिसेंट्रलाइजेशन। एम्प्लॉयज ट्रस्ट वर्दी और स्किलफुल है तो डिसेंट्रलाइजेशन, अगर उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता तो सेंट्रलाइजेशन। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो प्रॉपर एक ऑर्डर में होना चाहिए या प्रॉपर एक चैनल के थ्रू होना चाहिए, जिससे क्या हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन गैप ना रहे। कम्युनिकेशन गैप का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक सीनियर है, फिर उसका सबॉर्डिनेट है और फिर उसका सबॉर्डिनेट है। तो ऐसा नहीं है कि बीच वाले इंसान को उन्होंने गायब भी कर दिया, डायरेक्टली ऐसे कम्युनिकेट कर रहा है और ये इससे ही कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन गैप ना हो या कोई भी इंडिविजुअल ऐसा ना हो जिसके पास इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए ये स्केलर चेन बनाई गई है, और ताकि ये भी इंश्योर हो कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो सिस्टमेटिकली हो। तो इसका पर्पस क्या है कि यहाँ पे ऐसा कोई चैनल होगा जहाँ पे अगर मान लीजिए डी को कुछ कम्युनिकेट करना है, तो डी को कुछ कम्युनिकेट करना है जी से, तो वो डायरेक्टली इससे नहीं करेगा, वो पहले सी को इन्फॉर्मेशन देगा, फिर बी को देगा, फिर ए को पहुंचेगा, फिर वही इन्फॉर्मेशन ए पास करेगा ई को, फिर एफ को, और फिर जी को बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीरियस कंडीशन है, तो कुछ इमरजेंसी है जहाँ पे अभी ही डिसीजन लेना जरूरी है, तो इस केस में हमें कम्युनिकेशन को फास्ट करना पड़ेगा। और कम्युनिकेशन को फास्ट करने के लिए हमने एक स्किप प्लान बनाया है, क्या वो है गैंग प्लान। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को फास्ट करना या अर्जेंट कोई मैसेज पहुंचाना है तो यहाँ पर आपके पास एक स्किप प्लान है, जहाँ पे आप ये गैंग प्लान का यूज करके डायरेक्टली भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन जरूरी नहीं कि आप सिर्फ ऐसे ही करेंगे, आप कम्युनिकेशन ई से भी कर सकते हैं, ए से भी कर सकते हैं, एफ से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू गैंग प्लान। फिर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये कहता है कि हर एक चीज की अपनी एक जगह फिक्स होनी चाहिए, हर एक इंसान का अपना कैबिन फिक्स होना चाहिए। तो हमें ये पर्टिकुलरली पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी टूल की जरूरत है काम को करने के लिए, या फिर किसी पर्सन की जरूरत है, तो उसका प्लेस क्या है ना, तो हमें कहाँ मिलेगा। तो हर एक इंसान की अपनी एक फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए, और हर एक चीज है ना, मटेरियल मैन दोनों की फिक्स्ड प्लेस होनी चाहिए, ताकि उसको ढूंढने में टाइम का वेस्टेज ना हो। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये कहता है कि इक्विटी का मतलब क्या होता है, काइंड होना, फेयर होना और जस्ट होना। तो आप किसी एम्प्लॉयज के साथ भेदभाव ना करें, और ये भेदभाव भी स्पेशली आपके सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनैलिटी के बेसिस पर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोई मेल है फीमेल है इसलिए, या फिर कोई हिंदू मुस्लिम है, या फिर उनकी लैंग्वेजेस अलग हैं, कोई हिंदी बात करता है, कोई केरल कोई तमिल में बात करता है, या फिर उनका कास्ट अलग है, बिलीफ अलग है, तो इस बेसिस पर आपको उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजर्स को सारे ही एम्प्लॉयज को काइंडनेस के साथ डील करना चाहिए, सबके साथ वो जस्ट होना चाहिए। पर इक्विटी का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता कि आपकी सैलरी इक्वल होगी। तो सैलरी या वेजेस के बारे में वो इक्वालिटी की बात नहीं करता है। ऑब्वियसली अगर कोई सीनियर है तो फिर उसकी सैलरी ज्यादा होगी, और अगर कोई सबॉर्डिनेट है तो उसकी सैलरी कम होगी। तो यहाँ पे सैलरी और वेजेस पे आपकी इक्वालिटी नहीं आएगी, लेकिन आपको कम से कम सेक्स, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीजों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फिर आपका आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन या ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो आपको किसी भी एम्प्लॉय को बहुत जल्दी काम से नहीं निकाल देना है, या बार बार आपको किसी एम्प्लॉय को काम से नहीं निकालना है, और उनका ट्रांसफर भी बार बार नहीं करना है।
तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके आप क्या कर पाओगे, आप ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज़ को फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी दे पाओगे। तो जब उन्हें पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में बार-बार काम से नहीं निकाला जाता है या फिर बार-बार एम्प्लॉयज़ का काम से नहीं निकाला जाता या ट्रांसफ़र नहीं होता, तो उन्हें पता होगा कि उनके पास जॉब सिक्योरिटी है। और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के पास जॉब सिक्योरिटी होती है, तो वो काम को और अच्छे से कर पाते हैं। जबकि अगर उन्हें डर है कि उन्हें काम से निकाला जा सकता है, तो वो हमेशा ही उनका ध्यान रहेगा कोई दूसरी जॉब ढूँढने में, कभी वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएँगे। ओके? इसके बाद है इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव का प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको सबसे इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। तो खुद से जब आप कोई डिसीज़न लेते हैं या फिर आप खुद से कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो उसे कहते हैं इनिशिएटिव। तो फ़ेओल कहता है कि अब किसी भी एम्प्लॉयर को कोई डिसीज़न लेने से पहले एम्प्लॉइज़ को ये चांस देना चाहिए ताकि वो अपना कुछ इनिशिएटिव ले सकें या फिर अपना कुछ सजेशन दे सकें। ओके? तो कोई भी प्लान बनाने से पहले आपको अपने एम्प्लॉयी से सजेशन लेने हैं। जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉइज़ को कुछ सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि उनके एम्प्लॉयर्स उनकी सुनते हैं, उनके सजेशंस या आइडियाज़ को वैल्यू करते हैं। और जब भी किसी एम्प्लॉयी के डिसीजन या सजेशन से ऑर्गेनाइज़ेशन को कोई बेनिफिट हो, तो फ़ेओल बोलता है कि उस बेनिफिट का कुछ पोर्शन या फिर कुछ पार्ट आपको एम्प्लॉइज़ के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो मान लीजिए किसी एम्प्लॉयी के सजेशन की वजह से आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए हैं, तो या तो आप प्रॉफिट्स या तो कुछ रिवॉर्ड आप उनके साथ शेयर करेंगे। ओके? तो यहाँ पे आपको उनके सजेशन की वैल्यू करनी है। ओके? आगे बढ़ते हैं एस्पिरिट द कॉर्प्स। तो एस्पिरिट द कॉर्प्स कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है? तो टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है कि आप आई को रिप्लेस करिए विथ वी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, एक ग्रुप की फीलिंग होनी चाहिए। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक पर्सन ने काम को कंप्लीट नहीं कर पाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी को ही ब्लेम करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए भी पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए और अगर कोई फेलियर हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी टीम को लेनी चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 मेंबर्स थे जिन्होंने कहा था कि आप 100 यूनिट्स का टारगेट वो कंप्लीट कर लेंगे। अब इस टारगेट को उन्होंने आपस में डिवाइड कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि हर एक इंडिविजुअल 10-10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा, तो 100 यूनिट का टारगेट पूरा हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि इसमें से 8 लोगों ने तो अपने टारगेट को कंप्लीट कर लिया, पर 2 लोगों की तबीयत खराब होने की वजह से वो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए। तो जब वो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर इन 8 लोगों को ये नहीं बोलना कि यार ये उनका काम है तो वही करेंगे, हम नहीं करेंगे। अगर वो लोग किसी भी रीज़न की वजह से टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बाकी 8 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी टीम का वर्क साथ में मिलकर कंप्लीट करें। ओके? तो ये सारे प्रिंसिपल्स थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेओल, जिसमें हमने देखा डिवीज़न ऑफ वर्क था, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, एस्पिरिट द कॉर्प्स, स्टेप ये हो गया। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, गैंगप्लैंक और गैंगप्लैंक का स्केलेटन था और उसमें जो स्किप रूट था वो था गैंगप्लैंक। ओके? तो नेक्स्ट है फिर हमारे टेलर, नेक्स्ट स्कॉलर और उनके कुछ प्रिंसिपल्स। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टेलर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेलर एक स्कॉलर है जो कि एक तो टेलर एक स्कॉलर है जिसने अपने मैनेजमेंट के लिए 4 तरह के प्रिंसिपल्स दिए हैं और 5 टेक्निक्स दी हैं। तो जैसे फेओल के 14 प्रिंसिपल्स थे, तो वैसे इसका कंट्रीब्यूशन क्या है कि इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं और 5 टेक्निक्स दिए हैं। टेलर को कहा जाता है कि ये फादर है ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। है ना? तो यहाँ पर ये जो है वो थोड़े से साइंटिस्ट नेचर के हैं, तो ये हर एक चीज़ में थोड़ी-सी साइंस को इन्वॉल्व करेंगे। तो ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जबकि फेओल कौन थे? फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स एंड स्टडीज़। ओके? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टेलर का बर्थ ये सब कब हुआ? तो टेलर जो है वो फेओल से 15 साल छोटे हैं और जो टेलर है उनकी जो जॉब है वो उसके फेओल के कंपैरिज़न में 18 साल बाद लगी थी। तो हमने देखा था कि फेओल का बर्थ कब हुआ था 1841 में, टेलर का कब होगा 1856 में, 15 साल बाद। वैसे ही जो फेओल थे उनकी जॉब या उन्होंने अपनी डिग्री कब कंप्लीट की थी तो 1860 में, टेलर कब करेंगे 1878 में। बस इसके अलावा इनका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि आपके जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उसमें साइंस का को इन्वॉल्व किया है। साइंस
के अलावा इन्होंने प्रिंसिपल्स के अलावा इन्होंने कुछ टेक्निक्स भी बनाई हैं। ओके, तो जो हम आगे इनकी देखेंगे। तो सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ही होता है एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वहाँ पर अगर आप साइंस को इन्वॉल्व कर दें या साइंस को इंक्लूड कर दें तो वो क्या हो जाएगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, तो टेलर क्या कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है टू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि आप अपने लोगों से क्या काम करवाना चाहते हैं और फिर आप ये देखिए कि वो काम को अच्छे तरीके से और बेस्ट पॉसिबल मैनर में कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। तो टेलर के अकॉर्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन ये है। और नॉर्मली हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं कि मैनेजमेंट में साइंस को इन्वॉल्व कर देना ही साइंटिफिक मैनेजमेंट है। अब इसके अंदर इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। उसमें से सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो टेलर ये कहते हैं कि रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब क्योंकि मैंने कहा तो ऐसा ही होगा, इसे अब कहते हैं रूल ऑफ थंब। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी मैनेजर अगर डिसीजन ले रहा है तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर नहीं लेगा, ना ही वो उसे अपने इंट्यूशन के बेसिस पे लेगा क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था तो मैंने ले लिया, और ना ही वो हिट एंड मिस मेथड पे लेगा। हिट एंड मिस का मतलब क्या होता है कि करके देखते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसे में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो आप अपनी जो भी डिसीजन लेंगे वो साइंटिफिक इंक्वायरी की बेसिस पे लेंगे, इंट्यूशन पे नहीं लेंगे, एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, हिट एंड मिस मेथड पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो डिक्टेटरशिप मतलब रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी किसी न किसी साइंटिफिक लॉजिक और रैशनैलिटी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। यहाँ पर टेलर का ये भी मानना है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एक बेस्ट मेथड होती है काम को कंप्लीट करने की। अब ये उनके मैनेजर्स के ऊपर होता है कि वो स्टडीज करके साइंस को अप्लाई करके साइंटिफिकली ये सोचे कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेस्ट तरीका कौन सा है, और ये वो कैसे करेंगे? थ्रू वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी क्या है ये आगे हम उसकी एक टेक्निक है तो उसमें हम ये स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आई होप इट इज क्लियर कि साइंस के बेसिस पर डिसीजन लेना है, आपके रूल ऑफ थंब, डिक्टेटरशिप, एक्सपीरियंस, इंट्यूशन इसकी बेसिस पर नहीं लेना। दूसरा इसका प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब ये होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जनरली 2 ग्रुप्स होते हैं, एक होता है वर्कर्स का ग्रुप और एक होता है मैनेजर्स का ग्रुप। तो यहाँ पर वो दोनों ही ग्रुप्स के बीच में क्लैशेस होते हैं। वर्कर्स के ग्रुप को ऐसा लगता है कि जो उनके मैनेजर्स हैं वो उनसे बहुत सारा काम करवा देते हैं, ओवर बर्डन कर देते हैं और उसके बदले में वो प्रॉपर वेजेस भी पे नहीं करते। जबकि जो मैनेजर्स का ग्रुप होता है उन्हें ये लग रहा होता है कि वर्कर्स का ग्रुप आर गुड फॉर नथिंग। तो जो वर्कर्स हैं वो किसी काम के लिए नहीं है या कोई काम उनसे ठीक से नहीं होता, और वर्कर्स को ये लगता है कि मैनेजर्स उन्हें बहुत सारा काम देते हैं और उसके बदले में उन्हें प्रॉपर वेजेस नहीं देते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में क्लैशेस होते हैं या दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे के राइवल होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल कहता है कि उन्हें अपने बीच का जो ये एटीट्यूड है या एक दूसरे को लेकर जो उनकी सोच है वो बदलनी चाहिए। इसका मतलब उन्हें करना चाहिए मेंटल रिवॉल्यूशन। अब मेंटल रिवॉल्यूशन भी जो है वो आपकी टेलर की एक टेक्निक है जो हम आगे चल के देखेंगे। मतलब इसका मतलब यही होता है कि आपकी जो सोच है, आपका जो एटीट्यूड है फॉर द अदर पर्सन, उसे चेंज करना। ओके, यहाँ पर वो सजेस्ट करते हैं कि आपके अगर आप देखेंगे कि जापान में एक पैटर्नलिस्टिक स्टाइल फॉलो होती है। अब पैटर्नलिस्टिक स्टाइल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो मैनेजर होता है वो अपने सारे वर्कर्स को फैमिली की तरह ही ट्रीट करता है। तो वो कंसीडर करता है एज अ फैमिली मेंबर्स, अपने सारे वर्कर्स को फैमिली मेंबर्स की तरह ही ट्रीट करेगा। और उसके बदले में जो भी कोई वर्कर्स को कोई डिससेटिस्फेक्शन होगा, है ना, उन्हें कोई काम अगर ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, आप किसी बात से नाराज हैं, तो वो स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे, बल्कि अगर उसे उस अपने डिससेटिस्फेक्शन को प्रेजेंट करेंगे थ्रू ब्लैक रिबन। ओके, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में शांति बनी रही। अब ब्लैक रिबन को कैसे? तो अपने आर्म्स पे वो ब्लैक रिबन को बांध के फिर काम करने आएंगे, ताकि मैनेजर्स जब वो देखें तो उन्हें पता चले कि जो वर्कर्स हैं वो किसी बात से नाराज है। ओके, और बदले में जो मैनेजर है वो भी उन्हें एज अ फैमिली ही ट्रीट करेंगे। तो ये होती है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। तो ये ब्लैक रिबन का यूज करना और साथ में अपने वर्कर्स को लेकर चलना, ये आपका बोलता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। फिर आपके टेलर का एक नेक्स्ट प्रिंसिपल है जो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म भी जो है वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का थोड़ा सा एक्सटेंशन ही है। तो कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म में ये जो टेलर है वो ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है वो मैनेजर्स को और वर्कर्स को आपस में कोऑपरेट करके कंप्लीट करना चाहिए।
उनके बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए काम को लेकर। यहाँ पर वो उन्हें ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो मैनेजमेंट है उन्हें वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो जब भी वो कोई डिसीजन लेने वाले हो तो वो पहले वर्कर से कंसल्ट कर लें, उनके सजेशंस ले लें और उनके सजेशन लेने के बाद अगर उन्हें लग रहा है कि वो अच्छा सजेशन है तो फिर उस डिसीजन को सुनकर ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यहाँ पर टेलर ये भी कहते हैं कि जब आप कोई ड्यूटी असाइन करते हो तो ड्यूटी असाइन करने से पहले आपको वर्कर्स की इंटरेस्ट को जान लेना चाहिए कि वर्कर्स कौन से काम को करने में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप उनके इंटरेस्ट का काम ही उन्हें सौंपेंगे तो वर्कर्स विल बी मोर मोटिवेटेड, तो उनको ज़्यादा मोटिवेटेड फील होगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। फिर है आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू अचीव देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो यहाँ पर टेलर कहते हैं कि आपको क्या करना है, वर्कर्स को डेवलप करना है ताकि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो पाए और बेहतर तरीके से काम कर सके। अब यहाँ पर आप उनका डेवलपमेंट कैसे करेंगे? थ्रू ट्रेनिंग। तो जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, जब आपको कुछ नया सिस्टम अडॉप्ट करना होता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एम्प्लॉयज़ को उसकी ट्रेनिंग दें, ठीक है? तो यहाँ पर वो टेलर सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना, सिर्फ सिलेक्ट ही बेहतर तरीके से नहीं करना होता, बल्कि सिलेक्ट करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है ताकि उन्हें काम करने का तरीका आ सके। और जब भी आपके एनवायरनमेंट में चेंज होगा, जब भी आप कुछ अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे, तो आपको उस अपग्रेडेड नॉलेज भी अपने एम्प्लॉइज़ को देनी है। फिर ये तो आपके थे कुछ प्रिंसिपल्स, तो 4 प्रिंसिपल्स थे जिसमें पहले हमने देखा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब इसके अलावा जो टेलर है उसकी कुछ टेक्निक्स भी हैं और टेक्निक्स में उनकी 5 टेक्निक्स हैं। ओके, तो हम सिर्फ पहले नाम देख लेते हैं। तो 5 टेक्निक्स में पहली है उनकी फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। दूसरी है उनकी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद उनकी तीसरी टेक्निक है वर्क स्टडी, और वर्क स्टडी के अंदर फिर काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं। उसके बाद है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, और फिर लास्ट है आपका मेंटल रिवॉल्यूशन। ओके, तो पहली है फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फंक्शनल फोरमैनशिप में जो आपके टेलर हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आपको जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में काम को डिवाइड करना है 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो आप 2 पार्ट्स बना लो। एक आपका रहेगा प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक आपका रहेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर वो फंक्शनल फोरमैनशिप में सजेस्ट करते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक आपका रहेगा प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक आपका रहेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें सारी मेंटल एक्टिविटीज़ रखते हैं, उसमें कोई भी फिजिकल बर्डन से आप इस स्टाफ को दूर रखते हैं। और साथ ही में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उन्हें आप प्लानिंग के काम से दूर रखते हैं। तो ये सिर्फ क्या करेंगे, प्रोडक्शन या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, यहाँ पर वो आप उन्हें मेंटल एक्टिविटीज से दूर रखेंगे। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने कहा है कि आपके 4 बॉसेस होंगे, तो टोटल फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 बॉसेस होते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 4। ओके, तो वो 4 बॉसेस की बात करते हैं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 रहेंगे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी 4 रहेंगे। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर उनके जो 4 बॉसेस हैं उनमें से पहले आपके हो जाएंगे रूट क्लर्क, फिर आपके हो जाएंगे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, फिर हो जाएंगे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और फिर आपके हो जाएंगे डिसिप्लिनेरियन। ओके, तो रूट क्लर्क ये ध्यान रखता है कि जो भी काम को किया जा रहा है प्लानिंग के अंदर, वो सारे काम सिस्टमैटिकली हो, एक प्रॉपर प्रोसेस को या प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करके हो रहा है। तो ये डिसाइड करते हैं सीक्वेंस ऑफ डूइंग द जॉब्स। तो काम को किस तरीके से करना है, किस सीक्वेंस में करना है, वो रूट क्लर्क या रूटीन डिसाइड करता है। इसके बाद होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आपको बताता है कि आप जनरल इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि आप किसी भी जॉब को पर्टिकुलर डिजायर्ड मैनर में कर सकें। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क टाइम एंड कॉस्ट डिसाइड करता है कि जो काम है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसको करने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को ये इंश्योर करते हैं। फिर है डिसिप्लिनेरियन। तो डिसिप्लिनेरियन जो बॉस होता है या फिर जो क्लर्क होता है वो ये डिसाइड करता है कि
मतलब ये चेक करता है कि सारे ही इंडिविजुअल्स अपने जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, तो वो सिस्टमेटिकली काम हो रहा है या नहीं इस पर नज़र रखते हैं या डिसिप्लिन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा फिर आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी 4 बॉस हो जाएँगे। तो पहला है आपका गैंग बॉस, दूसरा आपका है रिपेयर बॉस, तीसरा है आपका स्पीड बॉस और चौथा है आपका इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे जो गैंग बॉस होता है, वो गैंग बॉस ये देख रहा होता है या वो इंश्योर करता है कि जो भी मशीन्स, टूल्स, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उसे वो अरेंज करे। तो गैंग बॉस सारे मशीन्स, टूल्स वगैरह को अरेंज करता है। स्पीड बॉस देखता है कि प्रॉपर स्पीड में काम हो रहा है कि नहीं, तो टाइम और कॉस्ट का ध्यान रखता है कि सही कॉस्ट पे और सही टाइम पर वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं कि नहीं। पर ये किसके लिए करता है? प्रोडक्शन। जैसे टाइम एंड कॉस्ट कर रहा था प्लानिंग के लिए, वैसे स्पीड बॉस करता है आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। रिपेयर बॉस आपकी कोई भी मशीन वगैरह अगर बिगड़ जाती है तो उसे रिपेयर करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपेयर बॉस की होती है। और लास्ट में आपके इंस्पेक्टर हैं, वो ये चेक करते हैं कि जो भी आउटपुट बना है उसमें प्रॉपर क्वालिटी है या नहीं। तो जो प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए थी वो क्वालिटी मेंटेन हुई है कि नहीं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये फंक्शनल फोरमैनशिप है वो फेयल ये एक्चुअल में है किसका? टेलर का। तो टेलर की जो टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप की, वो फेयोल के कौन से वाले प्रिंसिपल से मिलती है? तो अगर वो पूछे कि कौन से वाले प्रिंसिपल से मिलती है या सपोर्ट करती है, तो वो हो जाएगा डिवीजन ऑफ वर्क। तो फेयोल भी कहता है काम को डिवाइड करने के लिए और टेलर ने भी क्या कहा है कि काम को डिवाइड करो। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि कौन से वाले प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाती है, तो अगेंस्ट अगर पूछा है तो वो हो जाएगा आपका यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड कह रहा था कि हर एक इंडिविजुअल के ऊपर एक बॉस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेलर क्या बोलता है? 8 बॉसेस होने चाहिए। ओके, तो ये आपकी यूनिटी ऑफ कमांड के अगेंस्ट जाता है, पर सपोर्ट किसे करता है? डिवीजन ऑफ वर्क को। फिर आपका दूसरी टेक्निक आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो यहाँ पर जो टेलर है वो अपनी साइंटिफिक टेक्निक में ये कहना चाहता है कि हर एक काम को करने का एक स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए। तो आप जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए, उसमें जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो स्टैंडर्ड नेचर का होना चाहिए। अब यहाँ पर जब वो स्टैंडर्डाइजेशन की बात करता है तो वो सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं करता, वो स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए आपकी साइज, मतलब जिस साइज में आप बना रहे हो, टाइप में, वेट में, मेजर्स में, क्वालिटी में, हर एक चीज़ में स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब आपने कभी चॉकलेट खाई होगी या फिर डेयरी मिल्क खाई है, तो आप जितनी बार भी आप डेयरी मिल्क लेंगे तो उसकी सारी पैकेजिंग आपको सेम मिलेगी। जब आप टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट सेम मिलेगा, साइज़ सेम मिलेगी, तो सारी साइज़, यूनिट, टेस्ट सब कुछ सेम होता है। तो ये इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइज़ेशन। तो जब भी आप अपने आउटपुट में स्टैंडर्डाइज़ेशन करना चाहते हैं तो ये एसेंशियल है कि आप वो स्टैंडर्ड मेंटेन करें राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टूल्स। तो जो आप मशीन टूल यूज़ कर रहे हैं, जो आप पैकेट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर जो आप रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों में स्टैंडर्डाइज़ेशन होना चाहिए, तभी आपको आउटपुट में भी स्टैंडर्डाइज़ेशन देखने के लिए मिलेगा। सिम्प्लिफिकेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, तो स्टैंडर्डाइजेशन में तो आप सेम सेम की बात कर रहे थे कि दोनों गुड सेम होने चाहिए, सारे गुड सेम होने चाहिए। लेकिन आप सिम्प्लिफिकेशन में ये बात कर रहे हैं कि जो आप अननेसेसरी डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं उसे रोकना है। तो जैसे आप देखेंगे कि डेयरी मिल्क के अंदर कई सारी वैरायटी आ गई है, डेयरी मिल्क सिल्क हो गया, बबली हो गया, ओरियो हो गया, तो ये सब कहते हैं डाइवर्सिटी। तो जब एक ही प्रोडक्ट के अंदर आप बहुत सारे फ्लेवर्स या बहुत सारे डाइवर्सिफाइड चीज़ें लॉन्च करते हैं, जैसे एक फैक्ट्री में पेन भी बन रही है, पेंसिल भी बन रही है, इरेज़र, शार्पनर सब बन रहा है, तो नटराज की पेन, पेंसिल, इरेज़र सब कुछ आ रहा है। तो इसे आप कहते हैं डाइवर्सिटी। तो ये वाला टेक्निक कहता है कि इस डाइवर्सिफिकेशन को आपको रोक मतलब कम से कम करना है। तो क्योंकि हम जब भी हम कोई डाइवर्सिफाई करेंगे, जैसे मान लो अभी हमारी फैक्ट्री कोई पेंसिल की फैक्ट्री है, तो अब इस पेंसिल की फैक्ट्री में हमने डिसाइड किया है कि पेन भी बनाई जाएगी, इरेज़र भी होगा, शार्पनर भी होगा। तो हर एक चीज़ के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? सेपरेट मशीन लानी पड़ेगी। सबके लिए सेपरेट रॉ मटेरियल्स आएँगे, सबके लिए हमें सेपरेट स्टाफ चाहिए होगा, सबके लिए सेपरेट फंड्स एलोकेट करने पड़ेंगे, तो इससे क्या हो जाता है? कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर तो ये डाइवर्सिफिकेशन करने से आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और कॉस्ट मिनिमाइज़ कर पा रहे हो, फिर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। बट अननेसेसरी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए जिससे कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाए और रिस्क बढ़ जाए और उतने ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस ना हो। तो सिम्प्लिफिकेशन कहता है कि आपको ये डाइवर्सिफिकेशन अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन कम करना है और स्टैंडर्डाइज़ेशन कहता है कि आपको आपके प्रोडक्ट्स में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है। फिर क्या आती है आपकी वर्क स्टडी। तो टेलर की तीसरी टेक्निक है वर्क स्टडी, जिसमें वो ये कहता है कि आपको
क्या करना है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है और मिनिमम कॉस्ट को कम करना है। तो टेलर का ये मानना था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का एक बेस्ट तरीका होता है और वो चीज़ उसे खुद आइडेंटिफाई करनी है थ्रू देयर वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी के अंदर आपकी 4 तरह की स्टडीज आती हैं। तो वर्क स्टडी की अगर हम बात करें तो वर्क स्टडी में आपकी आती है फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी के बाद आती है टाइम स्टडी, मेथड स्टडी और लास्ट है आपकी मोशन स्टडी। तो चारों स्टडीज को मिक्स करके हम बोलते हैं वर्क स्टडी। तो टेलर ही कहता है कि ये चारों स्टडीज करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसा होना चाहिए। तो हम एक एक करके सारे स्टडीज को पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका फैटिग स्टडी। तो फैटिग स्टडी ये कहता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक स्टडी करनी चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक तो कितने रेस्ट इंटरवल रखने हैं, दूसरा उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, 15 मिनट का रेस्ट होना चाहिए, 20 मिनट का होना चाहिए, आधे घंटे का होना चाहिए, और फिर फ्रीक्वेंट कितनी टाइम के बाद देना है। तो एक तो कितना देना है, तो मान लो पूरे दिन में डिसाइड किया कि 4 ब्रेक्स मिलेंगे और चारों ब्रेक्स की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, तो मान लो 15-15 मिनट की होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंटली मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी देर के बाद देंगे, तो हर 2-2 घंटे के बाद एक ब्रेक देंगे। तो फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और टाइम, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स डिटरमाइन करना है थ्रू फैटिग स्टडी। तो ये स्टडी करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पहले मतलब हर एक पर्सन अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो ऑब्वियस है कि वो कुछ टाइम के बाद थक जाएगा, तो उसे रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। और ऑब्वियसली उसे रेस्ट घंटों का नहीं चाहिए, वो 15-20 मिनट के रेस्ट के बाद वो दोबारा से एनर्जेटिक फील करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करना है कि वो कितनी देर के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है या कितनी देर के बाद उसे अब टायर्ड फील होने लगता है। तो उससे उतनी ड्यूरेशन के बाद या उतने टाइम के बाद उसे एक ब्रेक देना चाहिए और ब्रेक देने के बाद भी उसे ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो कितने टाइम टाइम के बाद दोबारा से एनर्जेटिक फील कर रहा है, ताकि हमें ये पता चल सके कि रेस्ट का ड्यूरेशन कितना हो। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ऑन एन एवरेज कोई इंडिविजुअल कितने टाइम के बाद टायर्ड फील करता है और रेस्ट देने के बाद कितने टाइम के बाद वो एनर्जेटिक फील करता है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कितने ब्रेक्स, कितनी ड्यूरेशन के और कितनी फ्रीक्वेंटली देने हैं। फिर आपका हो जाएगा मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी आपको बताती है व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। ओके, तो यहाँ पे मेथड स्टडी में आपको ये पता चलता है, जैसे टेलर ने कहा था कि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए वो बेस्ट तरीका क्या है। तो मेथड स्टडी करके आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट वे कौन सा है जॉब करने का। अब बेस्ट वे वही होता है जिससे कॉस्ट कम से कम हो जाए और क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। तो आपके लिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा, वो मेथड जो कि कॉस्ट कम करती है और क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। साथ ही में आपको ये क्या करना है, ये आपकी असेंबली लाइन को भी डिवाइस करने में हेल्प करता है। तो असेंबली लाइन को डिवाइस करने का मतलब क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी की प्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वो प्रोडक्शन का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए, उसी ब्रेक करने में भी आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो पहले आपको रॉ मटेरियल्स लाने हैं, फिर आपको उसकी मान लीजिए अनपैकेजिंग करनी है, फिर आपको उससे प्रोडक्शन शुरू करना है, फिर उसकी पैकेजिंग करनी है। तो पूरे मैन्युफैक्चरिंग का जो सीक्वेंस डिसाइड करना होता है वो असेंबली लाइन होता है। ओके, तो आपकी जॉब को बेस्ट तरीके से परफॉर्म करने में, जिससे कॉस्ट कम हो, असेंबली लाइन वगैरह ये डिसाइड करने में हेल्प करता है। अब मोस्टली हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि क्या वो लेबर इंटेंसिव मेथड से काम करना चाहता है या फिर वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड से काम करना चाहता है। ओके, लेबर इंटेंसिव में वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय देगा और कैपिटल इंटेंसिव में वो मशीन से काम करवाएगा। तो ये आपको देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे कम कॉस्ट में बेटर क्वालिटी कौन दे रहा है। तो जो मेथड आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो, आपको वही चूज करनी चाहिए। फिर है आपकी टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी को कंडक्ट किया जाता है ये एनालाइज करने के लिए या ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कितना टाइम लगना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि आपको एक दिन में 100 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, तो ये 100 यूनिट्स कंप्लीट करने में आपको टाइम कितना लगना चाहिए। दूसरा, टारगेट डिसाइड करना कि क्या ये 100 यूनिट्स आप एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 2 दिन में करेंगे या हफ्ता लग जाएगा। तो एक टारगेट डिसाइड करने में हेल्प करता है। दूसरा, ये हेल्प करता है आपको डिटरमाइन करने में कि कितने वर्कर्स चाहिए होंगे एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए। तो मान लीजिए एक वर्कर इस काम को कर पाता है मान लीजिए 30 दिनों में, तो 2 वर्कर्स को ले आए तो वही काम हो जाएगा 15 दिनों में। तो ये आपको ये हेल्प करेगा डिटरमाइन करने में कि कितने दिन आपको ये लगेंगे, कितने वर्कर्स आपको चाहिए काम को करने के लिए।
और फिर ये आपको हेल्प करता है एनालाइज करने में कि कौन से वर्कर जो है वो एफिशिएंट है और कौन से वर्कर्स इनएफिशिएंट है। तो आपने कुछ वर्कर्स को देखा कि कुछ वर्कर्स जो है ये काम को कंप्लीट कर देते हैं 1 दिन में, और कुछ वर्कर्स है जो काम को कंप्लीट करने में लगा देते हैं 4 दिन। पर मेजॉरिटी जो वर्कर्स है वो काम को कर रहे हैं कुछ मान लो 2 से 3 दिनों में। तो जो 2 से 3 दिनों में कर रहे हैं वो एवरेज हो जाएंगे, जो उनसे आगे हैं वो एफिशिएंट हो जाएंगे, और जो बहुत लेट कर रहे हैं या 2 से 3 दिन से ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे। तो टाइम स्टडी डिसाइड करती है हेल्प करने में, या ये हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि कितना टाइम लगना चाहिए जॉब को कंप्लीट करने में, टारगेट क्या होना चाहिए, कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, और एफिशिएंट और इनएफिशिएंट को कैटेगराइज करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा लास्ट है आपकी मोशन स्टडी। अच्छा, ये आप टाइम स्टडी करते कैसे हैं? तो टाइम स्टडी में टेलर का ये कहना है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि पहले आप एक वर्कर को ऑब्जर्व करेंगे कि उसे कोई भी पर्टिकुलर काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, और फिर आप उसके जैसे 100 और वर्कर्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो जब सारे वर्कर्स को ऑब्जर्व करने के बाद फिर आपके निकालेंगे उसका एवरेज टाइम, और वही जो एवरेज टाइम होगा वो आपका टारगेट होगा, मतलब वही उसी से आप डिसाइड करेंगे कि आपको एक जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना चाहिए। तो ये कैसे होगा? थ्रू वेरियस पर्सन, मतलब ऑब्जर्व करके वेरियस वर्कर को। अब ये आप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली थ्रू सीसीटीवी। तो आपकी केस स्टडी में ये पूछा जा सकता है कि सीसीटीवी का यूज किया जाता है किस चीज के लिए, तो वो आपकी टाइम स्टडी के लिए भी होता है और इवन मोशन स्टडी के लिए भी होता है। तो मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है? तो मोशन स्टडी का मतलब ये यहाँ पर एक ऐसी स्टडी कंडक्ट करना जिससे आप ये डिटरमाइन कर पाओ कि एक वर्कर को कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितनी बार मूव करना पड़ता है। तो डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर्स। मूवमेंट मतलब उसको अपनी जॉब से उठकर कितनी बार यहाँ वहां जाना पड़ता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद है फिर डिफरेंशिएट करो कि कौन से प्रोडक्टिव मूवमेंट है और कौन से अनप्रोडक्टिव है। कौन से मूवमेंट है जो काम के लिए किए गए हैं और कौन से मूवमेंट है जो सिर्फ ऐसे ही चाय नाश्ता करने के लिए हुए हैं। उसके बाद वो कोशिश करेगा कि जो भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है या वेस्टफुल मूवमेंट है उसे आप कम कर सको, और उसके लिए वो क्या करेगा, एक सुटेबल इक्विपमेंट टूल्स वगैरह वहीं पर ही अरेंज करवाएगा जहां वर्कर काम करता है। तो मान लीजिए अगर किसी वर्कर को कोई काम कंप्लीट करने के लिए जो टूल्स चाहिए, वो टूल्स जो है वो उसके टेबल के नीचे रखे हुए हैं, तो उसको बार बार झुकना पड़ेगा उस टूल्स को लेने के लिए, और बार बार जब वो झुकेगा या फिर झुकना पड़ेगा उसे वापस रखने के लिए, तो क्या होगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा और एफर्ट्स भी वेस्ट होंगे। तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, उस टूल्स को उसी की टेबल के ऊपर या उसकी टेबल की जो लेवल है वहीं पर आसपास कहीं रख देगा, ताकि उसे बार बार झुकना ना पड़े, ताकि इसका टाइम और एफर्ट्स दोनों सेव हो सके। या फिर उसे किसी पर्सन को या किसी भी चीज को ढूंढने के लिए बार बार एक कैबिन से दूसरे कैबिन जाना पड़ता है, तो इससे क्या हो जाएगा कि उसके मूवमेंट में उसके एफर्ट्स भी जा रहे हैं, टाइम भी जा रहा है, और हो सकता है कि उस मूवमेंट में वो सिर्फ काम का बहाना देकर कहीं और चाय नाश्ता करने भी चला जाए। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, वो सारी चीजें जो उसको दूसरे कैबिन में ढूंढने जानी पड़ रही हैं वो उसके आसपास ही आप रखवा दें, ताकि जो उसके मूवमेंट्स है वो कट हो सके। तो एक तो डिटरमाइन करना कि कितनी बार उन्हें मूवमेंट करना पड़ रहा है, उसमें से कितनी बार काम के लिए गया है और कितनी बार बिना काम के लिए गया है। जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है बिना काम वाले उसे कम करना है, और जो टूल्स वगैरह रिक्वायर्ड है वो उसके आसपास ही होने चाहिए ताकि उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी, 4 तरह की स्टडीज होती हैं आपकी वर्क स्टडी में। तो अभी तक हम टेक्निक्स में देख चुके हैं फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन, और तीसरा था आपका वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी के अंदर ही फिर 4 तरह की स्टडीज थी, फैटिग, टाइम, मोशन, मेथड। अब फिर चौथी आपकी टेक्निक आती है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या कहता है कि यहाँ पर ये कहा जाता है कि आपका जो वेज रेट है वो डिफरेंट होना चाहिए फॉर द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट स्टाफ। तो इसमें आप क्या करोगे, इसके अंदर आप एक टारगेट डिसाइड कर देते हो, जैसे मान लीजिए 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना। तो मान लीजिए जो लेबर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है उसे आप पर यूनिट का 50 रुपीज देंगे। वो वर्कर्स जो इस टारगेट से ज्यादा कंप्लीट कर लेते हैं, यूनिट बनाने के लिए बोला था पर उन्हें बना दिए हैं 150, तो जो इस टारगेट से ज्यादा बनाएगा उसे पर यूनिट कितना मिलेगा, 60 रुपीज पर यूनिट। अब ये पर यूनिट की बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि वो इतना एक्स्ट्रा दे रहा है, पर उसे पर यूनिट मतलब रेट ही बढ़ जाएगा। इसके बाद है फिर अगर वो उस टारगेट को कंप्लीट नहीं करता है और 100 से कम बनाता है, 50 यूनिट ही बना पाता है, तो उसका जो रेट है वो भी गिर जाएगा। तो उसे रेट कितना मिलेगा, 40 रुपीज पर यूनिट। ओके,
तो यहाँ पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना टारगेट डिसाइड करेगी, उस टारगेट को कंप्लीट करने वालों को एक पर्टिकुलर रेट मिलेगा और टारगेट से ज़्यादा कर रहे हो तो रेट बढ़ जाएगा, टारगेट से कम कर रहे हो तो रेट कम हो जाएगा। ओके? तो ये वो क्यों करते हैं ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स को एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग तरीके से पे करिए। जो ज़्यादा काम कर रहे हैं या जो ज़्यादा एफिशिएंट स्टाफ है उसको आप एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगे और ये क्या करेगा जब आप जो एफिशिएंट स्टाफ है अगर आप उसको एक्स्ट्रा वेजेस पे करोगे तो वो उसे मोटिवेट करेगा टू रिमेन एफिशिएंट और जो आप उन्हें एक्स्ट्रा वेजेस पे कर रहे हो मतलब जो यहाँ पर अगर आप जैसे जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं 150 बना रहे हैं अगर आप उनको एक्स्ट्रा वेजेस दे रहे हैं तो ये मोटिवेटेड रहेंगे ज़्यादा काम करने के लिए। जो 100 बना रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा कि वो थोड़ा-सा और बना ले ताकि उनका वेज रेट इंक्रीज़ हो जाए। और जो टारगेट को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा कि कम से कम वो एटलीस्ट टारगेट को तो पूरा करें ताकि उनका जो वेज रेट है वो कम ना हो। तो ये तीनों लोगों को मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं, जो ऑलरेडी ज़्यादा बना रहे हैं वो ज़्यादा बनाते रहें, इसके लिए मोटिवेशन मिलेगा। जो सिर्फ टारगेट जितना बना रहे हैं उन्हें मोटिवेशन मिलेगा कि थोड़ा-सा और मेहनत कर लेंगे तो वेस्टेज बढ़ जाएगा और जो जिन्हें कम मिल रहा है या जो कम बना रहे हैं उन्हें मोटिवेशन मिलेगा कि एटलीस्ट वो टारगेट को कंप्लीट करें ताकि उनके जो वेस्ट रेट है वो कम ना हो जाए। तो ये तीनों ही कैटेगरीज़ को मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं और एफिशिएंट और इनएफिशिएंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज रेट्स निकालते हैं। तो जिसने ज़्यादा बनाया है उसका वेज रेट भी ज़्यादा होगा और जिसने कम बनाया है उसका वेज रेट भी कम होगा। इसके बाद लास्ट इसकी टेक्निक है मेंटल रिवॉल्यूशन। अब मेंटल रिवॉल्यूशन कौन से वाले प्रिंसिपल से रिलेटेड है तो वो प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि हर एक वर्कर और मैनेजमेंट का एटीट्यूड आपस में बहुत ईगो क्लैशेस होते हैं उनके बीच में तो उनकी मेंटल एटीट्यूड्स को चेंज करना ताकि जो दोनों है वर्कर्स और मैनेजमेंट है वो आपस में कोऑपरेशन से काम कर सके। उनके बीच में जो सस्पिशन है या शक की भावना है एक दूसरे को लेकर या फिर जो प्रेजुडिस है बायसनेस है वो दूर हो सके। ये तीनों चीज़ें इसकी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो सबसे पहले दोनों ही जो वर्कर्स और मैनेजर्स हैं वो आपस में मेंटल वो एटीट्यूड्स को चेंज करें। दोनों आपस में कोऑपरेशन के साथ करें और जो उनके माइंड में शक है, प्रेजुडिस है उन्हें वो दूर कर सकें। ओके? तो यहाँ पर वही चीज़ें हो जाएँगी कि जो वर्कर्स होते हैं वो सोचते हैं कि जो मैनेजर्स हैं वो उन्हें ओवरबर्डन कर देते हैं और सैलरी कम देते हैं और मैनेजर्स ये सोचते हैं कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग तो इस एटीट्यूड को उन्हें चेंज करना है। ओके, तो ये सारी आपकी मैनेजमेंट पेओल के 14 प्रिंसिपल्स, टेलर के 4 प्रिंसिपल्स और 5 टेक्निक्स कंप्लीट होती हैं। इसके बाद है कुछ एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो एडवांटेजेस को अलग से याद करने में आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या करना है सिर्फ सोचना है कि जो टेलर है उसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे कौन-कौन से और उसके बेसिस पर आपको एडवांटेजेस लिखते जाने हैं। तो सबसे पहले अगर वो बात करता है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब तो आप बोलेंगे कि आपकी साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है, इंश्योर करता है कि आप कोई भी इंट्यूशन से या गलत डिसीजन ना ले लो। दूसरा ये हार्मनी और डिस्कॉर्ड तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकता है। तो उनके बीच में जो सस्पिशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स है या फिर वॉर्स हैं उसे खत्म करता है। तीसरा है कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म तो ये सजेशन को बढ़ाता है कि जो भी आपकी मैनेजमेंट है उन्हें एम्प्लॉयी से सजेशन लेने के बाद ही कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट करना चाहिए या फिर उनके इंटरेस्ट को जान लेना चाहिए जॉब असाइन करने से पहले। दूसरा ये ट्रेनिंग की बात करता है तो ट्रेनिंग से क्या होगा एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, वेस्टेज कम होगा। फिर ये बात करता है फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में तो ये यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो जो मतलब जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से अलग हो जाएगी तो दोनों ही अपने काम को बेहतर तरीके से करेंगे। फिर ये बात करता है आपके स्टैंडर्डाइजेशन और सिम्प्लिफिकेशन के बारे में तो क्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है एक-एक सोचना है कि कौन से प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने क्या बोला था और उसी के ही इम्पोर्टेंस आपको मेंशन करने हैं। फिर आपके आ जाएँगे कुछ मॉडर्न प्रिंसिपल्स। तो हालाँकि मॉडर्न प्रिंसिपल्स आपसे पूछे नहीं जाते हैं पर फिर आप भी आपको थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। तो मॉडर्न प्रिंसिपल्स कौन से हैं? एक ही आपको ऑपरेशंस रिसर्च। तो ऑपरेशन रिसर्च अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक-एक लाइन में दिया गया है तो आप डिटेल में नहीं जाएँगे, बस थोड़ा बहुत आप इंट्रोडक्शन ले लेंगे। तो ऑपरेशन रिसर्च जो है वो आपके वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लाया गया था, ताकि जो डिप्लॉयमेंट है वॉर की वो अच्छी तरह से की जा सके। तो वॉर में डिप्लॉयमेंट मतलब कि कौन से सैनिक को भर्ती करना है, कैसे करना है, इसका प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए ऑपरेशन रिसर्च को लाया गया था। फिर है लीन मैन्युफैक्चरिंग, तो लीन मैन्युफैक्चरिंग आपके प्रोडक्शन में होने वाले 7 तरह के वेस्टेज को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करती है। तो जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपकी प्रोसेसिंग में कुछ वेस्टेज होती है, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ वेस्टेज हो रही होती है, उसे कम करना है। उसके बाद आप सामान को बनाने के बाद मतलब ऑर्डर आने के बाद आपको वेट करना पड़ता है कि आप सामान को तैयार करो, तो जो वेटिंग टाइम है उसे भी कम करना है।
सामान आप यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में कुछ वेस्टेज हो जाता है, खराब हो जाता है सामान, या फिर आपको बार-बार मूवमेंट्स करने पड़ते हैं, मोशन करना पड़ता है, आपकी इन्वेंटरी खराब हो जाती है, या फिर स्क्रैप जो भी कचरा-वचरा निकलता है आप उसको बेचकर पैसा कमाने की जगह आप उसे ऐसे ही फेंक देते हो। तो ये सारे तरह के जो वेस्टेज होते हैं, चाहे वो प्रोसेसिंग में हो रहे हों, मैन्युफैक्चरिंग में हो रहे हों, टाइम मतलब वेटिंग टाइम में जो वेस्टेज हो रहा है, टाइम का वेस्टेज हो रहा है, इसके अलावा आपको मूवमेंट्स में वेस्टेज हो रहा है, इन्वेंटरी वेस्ट हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में, स्क्रैप में, ये सारे तरह की वेस्टेज को मिनिमाइज़ करना है। फिर है काइज़न। तो काइज़न एक जैपनीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है टू चेंज फॉर द बेटर। तो ये सजेस्ट करता है कि आपको क्या करना है, जो भी डिफ़िकल्ट टास्क है या फिर जो डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, उस सारे डिफ़िकल्ट टास्क को एलिमिनेट करना है और ईज़ी टास्क को अडॉप्ट करना है ताकि आप काम को अच्छे से और टाइम से कंप्लीट कर पाओ। तो जो भी अननेसेसरी मतलब ऐसा नहीं है कि जो डिफ़िकल्ट है वो सब हटा दिए। तो जो भी अननेसेसरी डिफ़िकल्ट टास्क है उन्हें आपको हटाना है या उन्हें रिप्लेस करना है विद द ईज़ियर वन्स। इसके बाद है सिक्स सिग्मा। तो सिक्स सिग्मा का मतलब होता है कि आपको अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है क्वालिटी वेरिएशन को कम करके। तो आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपने डेयरी मिल्क का एग्ज़ाम्पल लिया कि हर एक डेयरी मिल्क का जो टेस्ट होता है, वो सेम होता है। अगर आप एक मतलब सेम प्राइस की 2 डेयरी मिल्क ले आओ, सेम फ्लेवर की, तो आप कितनी बार भी खाओगे, आज खाओगे, 1 महीने के बाद खाओगे, तो सब में आपको टेस्ट जो है वो सेम मिलेगा। तो ये क्या है, उसकी क्वालिटी वेरिएशन नहीं है उसमें, मतलब क्वालिटी चेंज नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, ये आपके प्रोडक्शन की क्वालिटी वेरिएशन को कम करना है। फिर है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। ये इंश्योर करता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो वो सही टाइम पे हो और सही कॉस्ट पे हो। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करता है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। सिक्स सिग्मा क्या करता है, क्वालिटी वेरिएशन को कम करता है। काइज़न बोलता है गुड चेंज फॉर द बेटर, मतलब आपको कुछ जो अनवांटेड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं उसको एलिमिनेट करना है। लीन मैन्युफैक्चरिंग 7 तरह के जो वेस्टेज है उसको कम करने की बात करता है और ऑपरेशन रिसर्च जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर जो डिप्लॉयमेंट था उसके बारे में है। फिर हम देखते हैं लास्ट कुछ डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। तो टाइम और मोशन स्टडी के बीच में डिफरेंस क्या है, तो टाइम स्टडी इसीलिए कंडक्ट की जाती है ताकि आपको पता चल सके कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है। मोशन स्टडी इसीलिए कंडक्ट की जाती है ताकि आपको ये पता चल सके कि किसी भी वर्कर्स को कितने मूवमेंट्स करने पड़ते हैं एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। टाइम स्टडी का पर्पस ये होता है ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या स्टैंडर्ड टाइम है ताकि हम फिक्स कर सकें, या इसका अलग वे से हम कह सकते हैं कि टारगेट को फिक्स करने के लिए टाइम स्टडी की जाती है। लेकिन मोशन स्टडी इसलिए की जाती है ताकि जो भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उन्हें मिनिमाइज किया जा सके। टाइम स्टडी स्टॉप वॉच के थ्रू की जाती है और मोशन स्टडी जो है वो आपके कैमरा के थ्रू, सीसीटीवी के थ्रू, इस सब के थ्रू की जाएगी, या फिर आप वर्कर्स पे नज़र रख सकते हो कि कितनी बार वो मूव कर रहे हैं। तो ये स्टॉप वॉच के थ्रू होगी और ये अच्छा शायद मैंने गलती से ये बोल दिया था कि टाइम स्टडी में सीसीटीवी चाहिए होगा, तो यहाँ पर सीसीटीवी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगी, स्टॉप वॉच। तो प्राइमरीली ये स्टॉप वॉच यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है और मोशन स्टडी में कैमरा मतलब सीसीटीवी या फिर आप इन पर ऐसे भी नज़र रख सकते हो। फिर है आपके फेयोल और टेलर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है बिटवीन फेयोल एंड टेलर। तो यहाँ पे कुछ बेसिस है जिसके बेसिस पर हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहला है कंसर्न। अब कंसर्न, एम्फेसिस, फोकस, ये तीनों चीज़ें जो है वो सेम बातें ही बता रहे हैं, बस इनका जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो जैसे कंसर्न है, वो कंसर्न आपको बोलता है कि फेयोल का मेजर कंसर्न होता है मैनेजर की एफिशिएंसी और टेलर का मेजर कंसर्न है वर्कर्स की एफिशिएंसी। तो टेलर ज़्यादा वर्कर्स पे ध्यान देता है और फेयोल ज़्यादा मैनेजर्स पे ध्यान देता है। दूसरा है फिर आपका एम्फेसिस। तो फेयोल का मेजर एम्फेसिस होता है कि मैनेजर्स के फंक्शंस कैसे हैं, तो मैनेजर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और आपके टेलर का मेजर फंक्शन होता है कि मेजर का एम्फेसिस होता है कि वर्क का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हो रहा है, तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, तो काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये टेलर देखता है, और मैनेजर्स फंक्शंस को परफॉर्म ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये फेयोल देखता है। फिर आपका मेजर फोकस। तो फेयोल का मेजर फोकस है बेटरमेंट ऑफ मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट को किस तरह से बेटर कर सकते हैं। और टेलर का है आपका ये प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है। ओके। तो फेयोल मैनेजर की एफिशिएंसी के बारे में बात करता है, टेलर वर्कर की एफिशिएंसी के बारे में। फेयोल का मेजर एम्फेसाइज करता है वो फंक्शन मैनेजर के फंक्शंस के बारे में, और टेलर बोलता है वर्कर की वर्क की स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। फेयोल मैनेजमेंट
को बेटर करने के लिए काम करता है और टेलर जो है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए काम करते हैं। तो तीनों है, बात तो सेम ही हो रही है। ये वर्क 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 पे ध्यान दे रहा है और ये सिर्फ मैनेजमेंट पे ध्यान दे रहा है। बस थोड़ा बात या लैंग्वेज थोड़ी सी इनकी डिफरेंट हो जाएगी। फिर है लेवल या फिर पर्सपेक्टिव। तो फ्योल अपनी स्टडीज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉप लेवल या हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और जो टेलर है वो बॉटम से शुरू करते हैं। तो बॉटम की जो फिर टेलर की जो स्टडीज है वो बॉटम लेवल से शुरू होती है। फिर हम बात करेंगे मेजर कंट्रीब्यूशन। तो फ्योल का मेजर कंट्रीब्यूशन है 14 प्रिंसिपल्स, टेलर का मेजर कंट्रीब्यूशन है 4 प्रिंसिपल्स और 5 टेक्निक्स। इसके अलावा हम बात करें पर्सनैलिटी की, तो जो फ्योल है उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी प्रैक्टिशनर या फिर मैनेजर वाली है, जबकि टेलर की जो पर्सनैलिटी है वो साइंटिस्ट वाली ही है, वो पूरी साइंस की ही बात करता है। साइंटिस्ट वाली पर्सनैलिटी है आपके टेलर की और फ्योल की है प्रैक्टिशनर या फिर मैनेजर की। इसके बाद हम देखें यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड फ्योल फॉलो करता है, टेलर फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि टेलर क्या करता है, फंक्शनल फोरमैनशिप को प्रीच करता है। इसका मतलब ये कि वो बताता है कि फंक्शनल फोरमैनशिप होनी चाहिए, 8 बॉसेस होने चाहिए, और यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एक ही बॉस होना चाहिए। तो इस तरीके से टेलर उसे फॉलो नहीं करता है। फिर है आपका एक्सप्रेशन या फिर एप्लीकेबिलिटी। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सप्रेशन की। तो फ्योल के जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं एज द जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जबकि टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं उसे एक्सप्रेस किए जाते हैं एज साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसकी वजह से फ्योल को कहा गया है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट्स, जबकि टेलर को कहा गया है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पर जो फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं उनको एक्सप्रेस किया जाता है एज अ जनरल थ्योरी, जबकि टेलर के प्रिंसिपल्स को एक्सप्रेस किया जाता है एज द साइंटिफिक थ्योरी। फिर है आपकी एप्लीकेबिलिटी। तो क्योंकि जो फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं वो जनरल है, जनरल इन नेचर है, इसकी वजह से ये हर जगह पर यूनिवर्सली अप्लाई किए जा सकते हैं। लेकिन जो टेलर के कॉन्सेप्ट है वो स्पेशलाइज्ड कंडीशन में ही एप्लीकेबल किए जाएंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक है नेचर में। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो कंसर्न या एम्फेसाइज या फिर फोकस अगर हम बात करें तो फ्योल का किस पे होता है, मैनेजर्स पे होता है, और टेलर का होता है आपके इसमें वर्कर्स पे। इसके बाद लेवल की बात करें तो फ्योल टॉप लेवल की बात से शुरू करता है और टेलर जो है वो बॉटम लेवल से शुरू करता है। मेजर कंट्रीब्यूशन 14 प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल, 5 टेक्निक्स। पर्सनैलिटी प्रैक्टिशनर या फिर मैनेजर, और टेलर की साइंटिस्ट। यूनिटी ऑफ कमांड यस नो। एक्सप्रेशन, तो जो फ्योल है उसके प्रिंसिपल्स को एक्सप्रेस किए जाते हैं एज अ जनरल थ्योरी और ये साइंटिफिक थ्योरी। एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल या फिर टेलर की जो है वो स्पेशलाइज्ड कंडीशंस में। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है, या फिर कैसे दोनों की जो प्रिंसिपल्स है वो आपस में सिमिलर है। तो जो चाहे टेलर हो चाहे फ्योल हो, दोनों ही एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। भले ही जो टेलर है वो वर्कर्स की एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है और फ्योल जो है वो मैनेजर्स की एफिशिएंसी की बात कर रहा है, पर दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी को रीच कर रहे हैं या एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों ही वर्कर्स और या मैनेजर्स और जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को इंश्योर करते हैं। तो जो फ्योल के प्रिंसिपल है वो भी कहता है कि इनिशिएटिव देना चाहिए ताकि उनके सजेशन ले सके, और जो टेलर के प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसके थ्रू वो क्या कहता है कि वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में एक कोऑपरेशन या जो हार्मनी होनी चाहिए। इसके अलावा जो दोनों ही है वो डिवीजन ऑफ वर्क को प्रमोट करते हैं। तो फ्योल का भी एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क और टेलर का एक प्रिंसिपल है फंक्शनल फोरमैनशिप, जिससे दोनों ही क्या कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क को प्रमोट कर रहे हैं। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में भी हम प्लानिंग और प्रोडक्शन को अलग अलग करते हैं, इसमें भी ऐसे ही होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फ्योल का एक प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर जनरल इंटरेस्ट, तो ये भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इग्नोर करने की बात करता है अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट स्टेक पे हो तो। और टेलर भी कुछ ऐसी बात करते हैं जैसे हार्मनी, जैसे कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, उसमें भी वो बोल रहा है कि इंडिविजुअल को अपनी मनमर्जी नहीं करनी है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है, तो अपने एक्सपीरियंस इंट्यूशन को साइड में रखकर आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। तो दोनों ही इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट मानते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। और फिर दोनों की ही टेक्निक्स को हम प्रोफेशन में यूज कर सकते हैं। तो एमबीए में अगर आप पढ़ने जाएंगे, आगे एमबीए कभी आप लेंगे, तो आपको दोनों के ही प्रिंसिपल्स पढ़ने पड़ेंगे,
फ्योल के भी और टेलर के भी। तो ये कुछ कॉमन पैरामीटर हो जाएंगे दोनों के बारे में। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है या आपको एक चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इसमें आपको कुछ कमियां लगी हैं, पसंद नहीं भी आया है, तो भी आप हमें सजेस्ट करिए कि किस तरीके से हम इसे और बेटर कर सकते हैं। थैंक यू।